इकोलॉजी के अंतर्गत अनुक्रमण देखेंगे हम आज। अनुक्रमण की अवधारणा दी थी जॉन बेनेट ने, और इसमें ऐसा होता है कि कोई भी अगर स्थान है जहाँ पर कुछ भी नहीं है और वहाँ पर कोई प्रजाति, नई प्रजाति वहाँ पर आती है, वो वृद्धि करती है प्रजातियाँ, और फिर एक चरम अवस्था आती है, वो पूर्ण विकसित प्रजाति हो जाती है। यही इसकी अवधारणा है। क्लीमेंट ने अनुक्रमण की 5 अवस्थाएं बताई हैं। ये कोई भी अनुक्रमण जो होगा वो 5 अवस्थाओं से होकर गुजरेगा। नगनीकरण, आक्रमण या प्रवास, तीसरे नंबर पर होगा आस्थापन, प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण। अनुक्रमण 2 प्रकार का होता है, प्राथमिक अनुक्रमण और द्वितीय अनुक्रमण। प्राथमिक अनुक्रमण वहाँ पर होता है जब एक खाली क्षेत्र है और वहाँ पर कुछ नहीं है, पेड़ पौधा कुछ नहीं है, इसे मरुस्थल मान सकते हैं, कोई बंजर क्षेत्र मान सकते हैं। वहाँ पर पहली बार कोई वनस्पति और जीव जंतु आएगा तो उसे बोलेंगे हम प्राथमिक अनुक्रमण। यहाँ पर कुछ नहीं है। द्वितीय अनुक्रमण क्या होता है? द्वितीय अनुक्रमण ऐसा है कि यहाँ पर पहले पेड़ पौधे थे, एक पारिस्थितिकी तंत्र था, यहाँ पर जीव जंतु पेड़ पौधे सभी थे, लेकिन अचानक कोई आपदा आ गई, जैसे कि यहाँ पर आग लग गई तो पूरा जंगल नष्ट हो गया, पेड़ पौधे जीव जंतु सब नष्ट हो गए, ठीक है। या फिर कुछ ऐसी और दूसरी आपदा आ गई, ठीक है, जहाँ पर सब चीज़ नष्ट हो गई। तो वहाँ पर जब सब चीज़ नष्ट हो गई तो जब पहली बार कोई वनस्पति द्वारा से आएगी, यहाँ पर वह वृद्धि करेगी, नई प्रजातियाँ आएंगी, फिर वह चरम अवस्था प्राप्त करेंगी, तो इसको बोलेंगे द्वितीय अनुक्रमण, ठीक है। तो प्राथमिक अनुक्रमण में क्या था? पहली बार हो रहा है, यहाँ पर पहले कुछ नहीं था। द्वितीय अनुक्रमण में क्या हो रहा है? पहले यहाँ पर सब चीज़ थी, लेकिन कोई ऐसी घटना घटित हुई कि यहाँ पर ये पूरा क्षेत्र बिल्कुल नष्ट हो गया, फिर दोबारा से यहाँ पर स्थापित होना है, तो वह होता है द्वितीय अनुक्रमण। तो यहाँ पर जो प्राथमिक अनुक्रमण है इसको बहुत समय लगता है, क्योंकि यहाँ पहले कुछ नहीं था, तो यह बहुत लंबे समय में होती है प्रक्रिया। जबकि जो द्वितीय अनुक्रमण है यह जल्दी हो जाती है। यहाँ पर प्रजाति एकदम आकर के वृद्धि करती है और चरम अवस्था पर पहुँच जाती है, क्योंकि यहाँ पर जब पेड़ पौधे थे, वनस्पति थी, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ रह जाती है। कोई भी उर्वरक हो या कुछ भी चीज़ हो, उपजाऊ मृदा तो वहाँ रहती है, तो वहाँ पर जल्दी से हो जाता है। अब इसके चरण की बात हम देखेंगे। कोई खाली क्षेत्र है जैसे, ठीक है, वहाँ पर पहली बार ये क्या है, इसको बोलेंगे नगनीकरण। नग्न है, बिल्कुल नगनीकरण है, बिल्कुल खाली स्थान है, ये पहला स्टेज हो गई इसकी। दूसरी क्या है? आक्रमण या प्रवास। बाहर से दूसरे क्षेत्रों से यहाँ पर कोई प्रजाति पहली बार आएगी, ठीक है। कोई मान लीजिए कोई बीज आ गया यहाँ पर, ठीक है, तो वह क्या है, बढ़ना शुरू, तो यहाँ पर आ गया, तो इसको दूसरी स्टेज हो गई आक्रमण या प्रवास। तीसरी स्टेज क्या है? तीसरी स्टेज होगी आस्थापन, यानी कि जो बीज या फिर जो प्रजाति यहाँ पर आई है वो वृद्धि करनी शुरू करेगी, ठीक है, उगना शुरू करेगा। चौथी क्या है? प्रतिस्पर्धा। तो यहाँ पर जैसे कई प्रजाति आ गई, यहाँ पर अलग अलग प्रजाति आ गई, पादप प्रजाति या फिर जंतु प्रजाति, तो क्या है, वो संसाधनों के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करेंगे, आपस में प्रतिस्पर्धा करेंगे, तो ये होगी प्रतिस्पर्धा। 5 हो गया स्थिरीकरण या चरमोत्कर्ष। एक बार ऐसी स्थिति आएगी कि ये पूरा पारितंत्र जो है, ये क्षेत्र जो है, ये अपनी चरम अवस्था को प्राप्त कर लेगा, ये स्थिर हो जाएगा यहाँ पर। तो ये क्लीमेंट की प्रावस्था थी 5, ठीक है। और इसमें 2 चीज़ें थी, एक तो नवीन समुदाय था, क्रम की समुदाय, और चरम समुदाय। नवीन समुदाय क्या है? जो सबसे पहले आया था यहाँ पर, ठीक है, तो इसको बोलेंगे नवीन समुदाय। फिर एक है क्रम की समुदाय, जो मध्यवर्ती चरण है, इनमें जो दूसरी नई प्रजाति आएंगी तो उसको बोलते हैं क्रम की समुदाय, ठीक है, सीयर, ठीक है, मध्यवर्ती चरण में। फिर तीसरा चरण होता है चरम समुदाय, जो पूर्ण विकसित अवस्था में आ जाता है, तो उसको बोलते हैं हम
चरम समुदाय। यहाँ पर क्लीमेंट का था ये, ठीक है। तो क्लीमेंट ने एक चीज़ कहा था कि ये जो अनुक्रमण हो रहा है, ठीक है, ये जो लास्ट चरण है चरमोत्कर्ष या स्थिरीकरण की अवस्था जो है, इसमें जलवायु का बहुत योगदान है, ठीक है। तो इसलिए क्लीमेंट के सिद्धांत को क्लाइमेटिक क्लाइमैक्स कहा गया, अर्थात एकल चरम सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। इसके अलावा देखिए क्लीमेंट ने तो जलवायु पर फोकस करा था, लेकिन एजी टेंसले आए। अब एजी टेंसले ने कहा कि ये जो चरमोत्कर्ष यानी कि स्थिरीकरण हो रहा है, इसमें जलवायु का तो योगदान है ही, इसके साथ मृदा और जैविक अपघटकों का भी बहुत योगदान है, ठीक है। तो इनके सिद्धांत को कहा गया बहुचरम सिद्धांत। तो ध्यान रखना है, एकल चरम सिद्धांत क्लीमेंट ने दिया था और इसने जलवायु पर फोकस करा था, और एजी टेंसले का क्या है, बहुचरम सिद्धांत है और इन्होंने जलवायु के साथ साथ मृदा और जैविक घटकों को भी जरूरी माना है, ठीक है। अब वो देखेंगे हम ऊर्जा तथा पोषक चक्र, ठीक है। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र में सूर्य प्राथमिक स्रोत है ऊर्जा का, ठीक। ये सूर्य है, ये मान लीजिए हमारा वायुमंडल है, ये पृथ्वी है और ये वायुमंडल है ऊपरी, ठीक है। तो वायुमंडल के ऊपरी परत में जो सूर्य का सौर विकिरण आएगा, वहाँ पर 1.94 कैलोरी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट की दर से यहाँ पर प्राप्त होता है, ठीक है। तो इतनी ऊर्जा यहाँ पर प्राप्त हो रही है वायुमंडल की ऊपरी परत में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं वह इसका मात्र 1% ही अपने जैवभार में परिवर्तित कर पा रहे हैं, यानी कि जो प्राथमिक उत्पादकता कर रहे हैं पेड़ पौधे, इस ऊर्जा को मात्र 1% ही कर पा रहे हैं सौर विकिरण का, ठीक है। प्राथमिक उत्पादक, देखिए जो खाद्य श्रृंखला होती है इसमें होते हैं प्राथमिक उत्पादक होते हैं, ठीक है। प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, उच्च मांसाहारी और अपघटक, यानी कि ये 5 स्टेज होती है, ठीक है। तो सूर्य से सौर विकिरण के द्वारा प्राथमिक उत्पादक यानी कि पेड़ पौधे ये क्या करते हैं, ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। जब ये ऊर्जा का उत्पादन करते हैं तो ये अपने जैव भार में ऊर्जा को संचित कर लेते हैं। जो ये पेड़ है, ठीक है, तो इस पेड़ ने अपने जैव भार में यानी कि अपने अंदर ऊर्जा संचित कर ली, ठीक है। तो जो ऊर्जा संचित हुई, कुल ऊर्जा जो संचित हुई उसको बोलते हैं जीपीपी, यानी कि सकल प्राथमिक उत्पादकता, ठीक है। अब यह ऊर्जा अपने लिए जब उपभोग करेगा, कुछ अपने लिए भी उपभोग करेगा, तो इसमें कुछ ऊर्जा श्वसन के, जब ये श्वसन करेगा उसके दौरान खर्च हो जाएगी कुछ ऊर्जा, तो इसको बोलेंगे एनपीपी, यानी कि शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। तो शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता क्या होती है, इसमें से श्वसन में जो खर्च हुई है ऊर्जा उसको घटा देते हैं, ठीक है। प्राथमिक उत्पादक जो भी ऊर्जा संचित करते हैं अपने अंदर, उसको प्रथम उपभोक्ता जब इन्हें खाते हैं पेड़ पौधों को, तो उनके अंदर चली जाती है, लेकिन यह ऊर्जा मात्र 10% ही जा पाती है। ऐसे ही जब द्वितीय उपभोक्ता पहले वाले को खाएंगे तो इसकी ऊर्जा का 10% ही आगे बढ़ेगा, यानी कि अगले ऊर्जा स्तर में मात्र 10, पिछले ऊर्जा स्तर से मात्र 10% ही आगे बढ़ती है। यह सिद्धांत तो दिया है लिंडमैन ने। तो लिंडमैन का 10% का नियम यह है, ठीक है। अब हर ऊर्जा स्तर में ऐसा होता है, इसने मान लीजिए यहाँ पर 1000 मात्रा 1000 यूनिट है एनर्जी की, तो यहाँ पर कितनी पहुँचेगी, यहाँ पर कितनी पहुँचेगी, 100 पहुँचेगी। यहाँ कितनी पहुँचेगी, 10 पहुँचेगी। यहाँ कितनी पहुँचेगी, 1 पहुँचेगी। यहाँ कितनी पहुँचेगी, 0.1 पहुँचेगी। तो यानी कि 10% ही आगे बढ़ेगा। तो हर ऊर्जा स्तर में जब उपभोग करते हैं ये, तो कुछ ऊर्जा जो है श्वसन ऊर्जा में खर्च कर देते हैं, बाकी अपने पास रख लेते हैं, और इसका जो है अगला उपभोक्ता उसको खर्च कर लेता है। इसमें सबसे लास्ट स्टेज पे होते हैं अपघटक होते हैं, ठीक है। अपघटक क्या होते हैं, ये कवक, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीटीज, ये
अपघटक होते हैं, इन सब का अपघटन करते हैं। जब ये मृत हो जाते हैं तो इनका अपघटन कौन करता है? ये करते हैं, अपघटक करते हैं। इसलिए इन्हें प्रकृति का मेहतर भी कहा जाता है, अपघटक को। ठीक है जी। अब जब सूर्य है, सूर्य से प्राथमिक उत्पादक ऊर्जा को उत्पादन कैसे करेंगे? क्लोरोफिल की सहायता से जो प्रकाश ऊर्जा है उसको रासायनिक ऊर्जा में बदलेंगे, यानी कि कार्बनिक पदार्थ और ग्लूकोज में। ठीक है। फिर ये पेड़ पौधे जो है श्वसन क्रिया के द्वारा ऊर्जा उत्पादन करते हैं। इसमें क्या होता है? एटीपी और ऊष्मीय ऊर्जा निकलती है। एटीपी कितने % होती है इसकी कुल ऊर्जा का? 40%। और जो मुक्त हो जाती है ऊष्मीय ऊर्जा 60% होती है। ये श्वसन क्रिया में मुक्त हो रही है। एटीपी कितना हो रहा है? 40% हो रहा है। यानी कि ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से 38 एटीपी ऊर्जा निकलती है और बाकी की जो है इसमें ऊष्मीय ऊर्जा मुक्त हो जाती है। अनॉक्सीकरण श्वसन से क्या होता है? 2 एटीपी ऊर्जा निकलती है और मुक्त ऊष्मीय ऊर्जा निकलती है। अब उत्पादकता की हम बात करें, सबसे ज़्यादा उत्पादकता कहाँ होती है? सबसे ज़्यादा उत्पादकता होती है उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, जलोढ़ मैदान और जो एस्चुरीज होती है वहाँ पर। मध्यम उत्पादकता होती है घास क्षेत्र की, शीत क्षेत्र की, झील की। ठीक है, घास क्षेत्र और झील की। सबसे कम उत्पादकता कहाँ होती है? जो उच्च सागरीय क्षेत्र होते हैं, मरुस्थलों की और आर्कटिक क्षेत्र की, जहाँ पर बर्फ़ ज़्यादा है। ठीक है, तो वहाँ पर बहुत ही कम उत्पादकता होती है। तो सबसे ज़्यादा उत्पादकता उष्ण कटिबंधीय वर्षावन की, उससे कम ज्वारदमुख की, फिर उससे कम शीतोष्ण सदाबहार की। इस तरीके से ही कम होती जाती है। सबसे कम कहाँ है? मरुस्थल में उत्पादकता होगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम वनस्पति मिलेंगी। आर्कटिक में भी वनस्पति नहीं मिलती है। ठीक है जी। अगला टॉपिक है सामुदायिक अंतःक्रिया। देखिए, किसी भी पारितंत्र में बहुत सारी प्रजातियां रहती हैं। इन प्रजातियों के मध्य संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा होती रहती है। और प्रतिस्पर्धा में किसी को फ़ायदा होता है, किसी को नुकसान होता है, लेकिन प्रतिस्पर्धा ये आपस में होती रहती है। तो इस स्पर्धा को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक में क्या होता है कि इसमें लाभ होता है दोनों को, और ऋणात्मक क्या होता है? इसमें कम से कम एक का नुकसान होता है। तो सबसे पहले देखते हैं धनात्मक वाली, सहोपकारिता। सहोपकारिता को हम पारस्परिकता भी बोलते हैं या फिर इसे म्यूचुअलिज्म भी बोलते हैं। सहोपकारिता, सह मतलब साथ में। देखिए, 2 प्रजाति हैं, 2 जंतु मान लो, एक ए है और एक बी है। ठीक है, ये दोनों आपस में साथ साथ रह रहे हैं। तो इसमें क्या है? इसको भी लाभ हो रहा है, इसको भी लाभ हो रहा है। तो ये क्या होगा? सहोपकारिता। एक होती सहभोजिता। तो थोड़ा नाम से इसका ध्यान करना पड़ेगा। सह साथ में, भोजिता यानी कि इसका भोग कर रहा है एक। तो एक को क्या होगा? लाभ होगा और दूसरे को कोई नुकसान नहीं होगा। एक आत्म सहयोग होता है, ये भी किसी की तरह होता है, इन दोनों में लाभ होता है। एक होती है प्रतिस्पर्धा। जब 2 लोगों के बीच कंपटीशन होगा कि संसाधन के लिए, तो क्या होगा? दोनों को नुकसान ही होगा। ठीक है, प्रतिस्पर्धा में दोनों को नुकसान ही होता है। एक होती है परजीविता। परजीवी का मतलब होता है एक कोई पेड़ पौधा या जानवर है, इस पर कोई परजीवी अगर है तो क्या है? परजीवी यानी कि दूसरे पर जीवित रहना, परजीवी। तो क्या होगा? एक को लाभ होगा और दूसरे को नुकसान होगा। जिस पर जो होस्ट होगा, जिस पे रह रहा है परजीवी, उस परजीवी को फ़ायदा होगा और होस्ट को क्या होगा? नुकसान होगा। परभक्षण, परभक्षण भी ऐसा है। परभक्षण मतलब शिकार करना। जैसे शेर बकरी का शिकार करता है तो शेर को फ़ायदा, बकरी को नुकसान। ठीक है। परजीविता जैसे कि अमरबेल हो गई, पेड़ पर चिपकी रहती है, उसको चूस रही है, तो क्या हो गया? अमरबेल को फ़ायदा, पेड़ को नुकसान। ऐसे ही अमेंसिलिज्म हो गया। अमेंसिलिज्म में क्या होता है? एक को नुकसान हो रहा है, दूसरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। जैसे कि घास है बहुत ज़्यादा, घास पर गाय चल रही है। अब ना तो इसमें गाय को तो कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, लेकिन घास का नुकसान हो रहा है, तो इसको बोलेंगे अमेंसिलिज्म। ठीक है।
अब इसको थोड़ा सा इसका उदाहरण भी देख लेते हैं। सबसे पहला था सहोपकारिता यानी कि पारस्परिकता, म्यूचुअलिज्म। इसमें दोनों को फ़ायदा होता है, जैसे कि शैवाल और कवक दोनों साथ में रहते हैं तो क्या बन जाता है, लाइकेन बन जाता है। ठीक है, शैवाल और कवक, तो ये सहोपकारिता का उदाहरण है। ठीक है, दोनों को फ़ायदा होता है। अगला है देखिए, लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे होते हैं, फिर उनकी जड़ में एक जीवाणु पाया जाता है, नाइट्रिकारक जीवाणु, जो वातावरणीय नाइट्रोजन को पौधों के योग्य बनाता है, अवशोषण के योग्य बनाता है। तो दोनों को फ़ायदा हो रहा है, ये इसके रहने का स्थान हो गया और ये इसको नाइट्रोजन दे रहा है। एक माइकोराइजा होता है, माइकोराइजा क्या होता है, कवक और उच्च पौधों की जड़ों के बीच जो संबंध पाया जाता है उसमें भी दोनों को फ़ायदा मिलता है। ठीक है, ऐसे ही अंजीर और ततैया होता है, इन दोनों ये भी सहोपकारिता पारस्परिकता में रहते हैं। एक होती है सहभोजिता, यानी कि एक को फ़ायदा हो रहा है और दूसरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जैसे कि ये अपने आश्रय या सहायता या गतिशीलता के लिए एक निर्भर रहता है एक दूसरे पर। जैसे कि एक गाय है, ठीक है, अब गाय की पीठ पे एक बगुला बैठ गया तो गाय को तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, यानी कि ये हो गया, लेकिन बगुले को फ़ायदा मिल रहा। बगुले को क्या फ़ायदा मिल रहा, जब ये गाय चल रही है घास में तो बहुत से कीट पतंगे उड़ रहे हैं इसके पे चलने से, तो जैसे ही उड़ रहे हैं तो ये इनको खा जा रहा है, तो इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसे पता ही नहीं चल रहा मेरे ऊपर कोई कौन बैठा है, लेकिन बगुले को फ़ायदा हो रहा है, तो ये सहभोजिता का उदाहरण हो गया। ऐसे ही एक है अधिपादक, जैसे कि आर्किड, आर्किड भी हो गया इसका एक उदाहरण। व्हेल की पीठ पर बार्नेकल बैठे होते हैं, ठीक है, तो इसे बार्नेकल को फ़ायदा होता है, रहने की जगह मिल जाती है, लेकिन व्हेल को कुछ फ़ायदा नहीं पड़ता, फ़र्क नहीं पड़ता। तो सहभोजिता में एक को फ़ायदा हो रहा है, दूसरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। एक है परजीविता, परजीविता का मतलब है इसमें एक को फ़ायदा हो रहा और दूसरे को नुकसान हो रहा है। ठीक है, परजीविता में 3 तरीके से होते हैं। बाह्य परजीवी यानी कि बाहर, जो पोषी, पोषी मतलब जिससे पोषण लिया जा रहा है, पोषी की बाहरी सतह पर, जैसे कि अमरबेल पेड़ पर रहती है। अंतः परजीविता, अंतः मतलब शरीर के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं। ठीक है, अंड परजीविता, अंड परजीविता में क्या होता है कि जैसे कि कोयल है, कोयल अपने अंडों को कौवे के घोंसलों में दे देती है। अब कौवा इनको पाल लेता है कि भैया अपने समझ के इन्हें पाल लेता है। ठीक है, तो ये हो गई परजीविता। इसमें एक उदाहरण देखें तो पूर्ण मूल परजीवी ओरोवैंकी, आंशिक मूल परजीवी चंदन, पूर्ण स्तंभ परजीवी अमरवेल और आंशिक स्तंभ लोरेंथस विस्कस, लोरेंथस और विस्कस, ये इसके उदाहरण हो गए। ठीक है, परभक्षण में जो है शिकार हो जाता है, जो जैसे इसमें सर्वहारी और सर्वभक्षी इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जैसे शेर बकरी को खा जाना, और पादप देखें तो पादप में ड्रोसेरा आ जाता है। वीनस फ्लाई ट्रैप, घटपर्णी, ये क्या है, कीट पतंगों को खा लेते हैं, घटपर्णी हो गया, वीनस फ्लाई ट्रैप और ड्रोसेरा। ठीक है, ये शिकार करते हैं। अब हम कुछ एनसीईआरटी के फैक्ट देख लेते हैं। देखिए, एनसीईआरटी में कुछ नियम दे रखे हैं। सबसे पहला है घोष का स्पर्धी अपवर्जन का नियम। ये परीक्षा में पूछा भी गया था, घोष का स्पर्धी अपवर्जन नियम। इसमें ये कह रहा है कि एक ही संसाधन के लिए स्पर्धा करने वाली 2 निकटतम से संबंधित प्रजातियां अनंत काल तक साथ नहीं रह सकती। इस स्पर्धा में निकृष्ट प्रजाति को अंततः समाप्त कर दिया जाएगा। इसमें यह कह रहा है कि कोई एक संसाधन है, यानी कि कोई खाने की कोई जैसे कोई संसाधन है, ठीक है, ये रहने का भी हो सकता है, खाने पीने का भी हो सकता है, भोजन उनका। तो इसमें 2 प्रजाति हैं, वो निकटतम है, मतलब कि इसी पर ही निर्भर हैं दोनों ही। तो इसमें क्या होगा कि जब ये इस पर निर्भर है तो इनमें चल रही है प्रतिस्पर्धा संसाधन के लिए, तो ये क्या है, ज़्यादा समय तक इसके साथ नहीं रह सकती, बहुत ज़्यादा दिनों तक ये टिक नहीं पाएंगी। इसमें होगा क्या लास्ट में
कि एक जो कमज़ोर प्रजाति है वो नष्ट हो जाएगी। अब इसके प्रत्युत्तर में मैकआर्थर ने संसाधन विभाजन सिद्धांत दिया। संसाधन विभाजन सिद्धांत दिया। इसने कहा कि दो प्रजातियां यदि एक ही संसाधन के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही हैं, तो अगर वो खाने का रहने का अगर अपना विभाजन कर लें, ठीक है, एक साथ सहयोग में रहें, तो वह लंबे समय तक सहअस्तित्व में रह सकती हैं। इन्होंने एक बारबुलर प्रजाति का भी उदाहरण दिया। बारबुलर की 5 प्रजातियां एक ही पेड़ पर रहती हैं और अपने खाने का और रहने का अलग अलग समय चुनती हैं, जिससे वे सहअस्तित्व में रहती हैं। तो हमने यहाँ पर गोस का देखा नियम और मैकआर्थर का नियम दिया। गोस ने कहा कि ये कोई भी 2 प्रजाति सीमित संसाधन के लिए लंबे समय तक नहीं रह सकती, कमज़ोर बाहर चली जाएगी। उन्होंने कहा कि रह सकती हैं, 2 प्रजातियां सीमित संसाधनों के लिए एक साथ रह सकती हैं अगर वो सामंजस्य स्थापित करने कैसे भोजन के लिए अलग अलग समय और अलग अलग तरीके चुनकर सहअस्तित्व में रह सकती हैं। बारबुलर पक्षी का उदाहरण दिया है, ठीक है। अब एक होता अनुकूलन। अनुकूलन का मतलब पर्यावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेना, ठीक है। अगर नहीं ढालेंगे तो प्रजातियाँ विलुप्त हो जाएंगी। इसमें एक होता है कैमोफ्लेज, यानी कि रंग बदलना। अब बहुत सी प्रजातियाँ ऐसी होती हैं जो उन्हें खाने आ रहा है, शिकार उनका करने आ रहा है, तो ये क्या अपना रंग बदल लेती हैं। कोई हरा कर लेगी, घास के रंग की तरह दिखने लगेगी, तो शिकारी को दिखाई नहीं दे पाएंगे, तो कैमोफ्लेज हो गया। पौधे कैसे बचाव करते हैं, पौधे कैसे अपना अनुकूलन करते हैं। देखिए, पानी की कमी वाले पौधे अपनी पत्तियों को कांटों में बदल लेते हैं, ठीक है, और दूसरे पौधों से बचने के लिए या जानवरों से बचने के लिए रसायन अपने अंदर जहरीले रसायन स्रावित करते हैं। जैसे कि एक मोनार्क तितली है, बहुत ही रंग बिरंगी होती है, देखने में बहुत अच्छी होती है, लेकिन इसके अंदर यह अपने अंदर एक जहरीले रसायन का निर्माण करती है, जिससे कोई इसको खाता नहीं है। मृस्थलीय पौधे वही हैं, अपनी पत्तियों को कांटों में परिवर्तित कर लेते हैं और बहुत ठीक है, अपने जो छाल होती है उसको बहुत मोटा कर लेते हैं। एक है एलन का नियम, ये भी एनसीईआरटी में दे रखा है। एलन का नियम, एलन का नियम क्या है? ये कह रहे हैं कि जो ठंडे जलवायु क्षेत्र में रहने वाले स्तनधारी हैं, वह अपने कान और पैरों को छोटा कर लेते हैं, जिससे शरीर में जो है ऊर्जा बची रहे। तो ये एलन का नियम है। 3 नियम देखे हैं, गोस का स्पर्धीय अपवर्जन का नियम, मैकआर्थर का नियम और एक है एलन का नियम, ठीक है। तो ये तीनों को देख लेंगे। तो इस तरीके से आज हमने 2 टॉपिक देख लिए हैं अभी तक, सामुदायिक अंतःक्रिया और अनुक्रमण।